नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने चैनल मोटिवेशनल आलोक 69 में स्वागत करता हूं। और आज हमारी पहली क्लास होगी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की, जिसमें हम पहले ही पाठ पढ़ेंगे वैद्युत आवेश, कूलाम्ब का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र। कई किताबों में पाठ का नाम अलग अलग दिया हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी ने सिलेबस जो है एक निश्चित सिलेबस निर्धारित कर रखा है, वही हम सबको पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें वैद्युत आवेश को देखना है। ठीक है, वैद्युत आवेश को समझना है। और वैद्युत आवेश से पहले हम ये जान लेते हैं कि वैद्युत आवेशों का अध्ययन कहाँ कहाँ किया जाता है, विज्ञान की कौन कौन सी शाखा में की जाती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण संसार में, या संपूर्ण निकाय में, या किसी विलगित निकाय में हम आवेश को मान सकते हैं। और आवेशों का यानी जिन जिन वस्तुओं में आवेश स्थिर होते हैं, ठीक है, उन वस्तुओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन जो है स्थिर विद्युत्की कहलाती है। तो सबसे पहले हम स्थिर विद्युत्की को समझते हैं कि स्थिर विद्युत्की क्या है। ध्यान देते हैं, स्थिर विद्युत्की स्थिर विद्युत्की को समझेंगे। ये एक भौतिक विज्ञान की शाखा है। विज्ञान में भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान की एक शाखा है स्थिर विद्युत्की। तो इसको हम समझते हैं, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। देखिए, जिन जिन वस्तुओं के अंदर आवेश स्थिर है, अगर उन वस्तुओं का हम अध्ययन करते हैं तो वो पूरा अध्ययन स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत आएगा। तो हम परिभाषा कैसे बनाएंगे, विज्ञान की वह शाखा, देखिए ध्यान देते हैं, विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, क्या कहलाती है, स्थिर विद्युत्की कहलाती है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर विद्युत्की कहलाती है। स्थिर विद्युत्की कहलाती है, स्थिर विद्युत्की कहलाती है। हम इसे वैद्युत भी पढ़ सकते हैं, या यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लेते हैं, स्थिर वैद्युत्की बोल सकते हैं, स्थिर वैद्युत्की कहलाती है। अब देखिए, जरूरी नहीं कि इसके लिए कोई नई हम कोई अलग से वस्तु ढूंढ के लाएं। जिन जिन वस्तुओं में आवेश स्थिर है, उन वस्तुओं का अध्ययन जो है स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत करते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम जान लेते हैं स्थिर विद्युत्की है क्या, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली। तो हम स्थिर विद्युत्की का इतिहास पढ़ लेते हैं, और ये बहुत बारीकी समझना है, क्योंकि इसमें कंपटीशन स्तर के भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको एकेडमी में भी ये आप लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ये पढ़ना है, और इस तरह पढ़िए ताकि जो है याद बना रहे। अब देखते हैं, स्थिर विद्युत्की का इतिहास पढ़ लेते हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। स्थिर विद्युत्की का इतिहास देख लीजिए। स्थिर विद्युत्की के इतिहास में हम सबसे पहले जानते हैं कि प्रारंभिक स्तर पर किसने इसके बारे में खोज की, किसने चर्चा की। एक यूनान के वैज्ञानिक थे, थेल्स, दार्शनिक थे। इतिहास में उनके बारे में दार्शनिक ही लगा हुआ है, यूनानी दार्शनिक उन्हें बोला जाता है। थेल्स थे जिन्होंने आज से लगभग
2600 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? लगभग 2600 वर्ष पूर्व जो है, 2600 वर्ष पूर्व वो एक ऐसी उनके साथ घटना हुई जिससे उन्होंने इस क्षेत्र में पहला कदम रखा। वो कहीं टहलने गए और उन्हें एक अंबर नामक पदार्थ मिला। अंबर हालांकि आकाश का भी पर्यायवाची है, लेकिन हम ये जो है साइंस में जो अंबर है ये आकाश से दूसरा है। तो अंबर नामक पदार्थ मिला और उन्होंने क्या काम किया कि उनके घर में एक बिल्ली, पालतू बिल्ली थी, और उस पदार्थ को लाके उस बिल्ली की खाल से रगड़ना चालू किया। पालतू बिल्ली थी, जंगली बिल्ली होती है या कोई भी, तो उसे बिल्ली को कोई पकड़ने नहीं देता। ऐसा नहीं कोई बिल्ली चली आएगी भाई हमें रगड़ो। तो उस अंबर नामक पदार्थ को जो है उस पालतू बिल्ली के पास बैठे और उसकी जो है खाल पे रगड़ा। खाल पे रगड़ने के बाद इन्होंने देखा कि जो इनके शरीर के बाल थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कागज के टुकड़ों को फिर उन्होंने आकर्षित उठाया। तब कागज का निर्माण ही नहीं हुआ था, 2600 ईसा पूर्व कागज का निर्माण नहीं हुआ था। तो जो हम लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने कागज के टुकड़ों को आकर्षित करके देखा, तो ये बात गलत है, ऐतिहासिक रूप से सही सिद्ध नहीं होती है। कागज का निर्माण लगभग यानी कि 200 ईसा पूर्व, कुछ यानी कि 201 ईसा पूर्व लगभग हुआ था, और ये 600 ईसा पूर्व की बात है, यानी कि आज से 2600 वर्ष पहले की बात है। तो उन्होंने देखा कि अपने शरीर के बालों के पास जैसे ही वो ले गए उस अंबर को, तो वो उन्होंने शरीर के बाल खड़े हो गए। फिर उन्होंने देखा कि बाल आदि जैसे छोटे छोटे कण आदि को वो भी अंबर ने आकर्षित कर लिया। तो उन्होंने सोचा ये तो भाई अजीब जादू है, ये क्या हो गया। बिल्ली को फिर बुलाया कि आओ। फिर बुलाने के बाद उसकी खाल पे फिर रगड़ा तो उन्होंने देखा फिर चमत्कार हो रहा है, फिर बाल खड़े हो रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये प्रयोग किया, और इस प्रयोग को आगे और ज्यादा वो नहीं बढ़ा सके, तो हम थोड़ा इसका इतिहास लिख लेते हैं। यूनानी दार्शनिक थेल्स जी ने, यूनानी दार्शनिक कौन थे ये? यूनानी दार्शनिक थेल्स, थोड़ा सम्मान के लिए जी लगा देते हैं। थेल्स जी ने एक अंबर नामक पदार्थ को पाया, या उन्हें किसी तरह मिल गया। थेल्स जी ने अंबर नामक पदार्थ को अपने घर में अपनी पालतू बिल्ली, ठीक है, पदार्थ को अपने घर में पालतू बिल्ली की खाल पर रगड़ा। अब भाई सोचिए, जंगली बिल्ली होती तो इसका रगड़ने देती, या किसी पड़ोस की बिल्ली को भाई पता चला बिल्ली जब भाई पालतू होगी तभी तो आएगी। अब आके उनके पास बैठी तो उन्होंने रगड़ा, और रगड़ने के बाद उन्होंने फिर अपने शरीर पे भी प्रयोग करा, उसी को लिया। इस पे पहले रगड़ा बिल्ली पे खाल पे, और फिर अपने देखा अरे ये तो जादू हो रहा है, लेकिन ये है क्या चीज। तो क्या हुआ कि पालतू बिल्ली की खाल पर रगड़ा और पाया कि यह अंबर बाल आदि जैसे सूक्ष्म कणों को अपनी ओर खींचने लगा। तब उन्होंने जाना कि अंबर आवेशित हो गया। ठीक है, बाद में उन्हें पता चला कि वो जादू नहीं है, ये एक साइंस की वजह से ऐसा हो रहा है, और अंबर आवेशित हो गया। ठीक है, तो बाद में पता चला कि अंबर आवेशित होने के कारण,
यह घटना हुई, यह घटना हुई। तो भाई सीधी सीधी बात है कि इसका इतिहास, स्थिर पद्धति का इतिहास जानने के लिए हमने जाना कि एक यूनानी दार्शनिक थेल्स जी थे। उन्होंने अंबर नामक पदार्थ को जो है अपने घर में पालतू बिल्ली की खाल पर रगड़ा और पाया कि अंबर जो है बाल आदि जैसे सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा, खींचने लगा। बाद में पता चला कि अंबर आवेशित होने के कारण यह घटना हुई, मतलब ये कोई जादू नहीं था। अब उसके बाद जो है बहुत से वैज्ञानिक आए होंगे जिन्होंने स्थिर विद्युत्की के क्षेत्र में कार्य किया होगा, लेकिन सबका नाम नहीं आ सकता है, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी जो इतिहास में दर्ज हैं। तो उन लोगों के बारे में जो है जानकारी केवल मिल सकी। इससे पहले बीच में कितने भी लोग आए हुए, तो ये इन्होंने इतना करके छोड़ दिया, ज्यादा इन्होंने प्रयास नहीं किया, मतलब और ज्यादा कुछ नहीं बता सके। ये तो ये जान गए कि ये आवेशित हो गया, इसके कारण ऐसा हुआ, लेकिन अब ये नहीं बता पाए कि आवेश की प्रकृति कैसी कैसी है, धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि शून्य प्रकृति का आवेश है, तो ये इसके बारे में नहीं बता सके। तो इसके बारे में क्या है कि एक और वैज्ञानिक आए, अमेरिकन वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो हम एक दूसरे, ये आप लोगों ने नोट कर लेना वीडियो पीछे करके। देखिए एक अमेरिकन वैज्ञानिक आए, ठीक है। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये 1750 ईस्वी में, ठीक है, कितने कौन से सन में? 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक, इनका क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसको जो है थोड़ा सा हम अलग लिख देते हैं। अमेरिकन 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक कौन थे ये? बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका नाम था। फ्रैंकलिन, ठीक है, क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या है कि इन्होंने भी स्थिर विद्युत्की के क्षेत्र में अध्ययन किया और इन्होंने आवेशों की प्रकृति के बारे में बताया, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या काम किया कि 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों की प्रकृति के बारे में बताया। फ्रैंकलिन ने आवेशों की प्रकृति के बारे में बताया, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनके अनुसार, ध्यान से आप लोग नोटिस करें, इनके अनुसार बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, यानी इनके अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इससे पहले हाई स्कूल में पढ़ के आए होंगे। कौन कौन से होते हैं भैया बताएं? पहला हो गया धन आवेश, ठीक है, और दूसरा हो गया ऋण आवेश, ठीक है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बता दिया अपने प्रयोगों के आधार पे कि भाई आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश हो गया और एक ऋण आवेश हो गया। अब ये तो भाई हमने स्थिर विद्युत्की के इतिहास के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं, कहां पे कि वैद्युत आवेश है क्या चीज, ठीक है। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जो है वैद्युत आवेश को समझते हैं।
देखिए वैद्युत आवेश क्या है, इसकी परिभाषा को हम लोग समझते हैं। वैद्युत आवेश, अगली हेडिंग रहेगी वैद्युत आवेश। देखिए किसी पदार्थ का वह गुण, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके की परिभाषा दी गई होगी, लेकिन जो आसान परिभाषा है जो हम बना सकते हैं, हम प्रयास ये करेंगे कि आसान से आसान परिभाषा बनाएं। किसी पदार्थ का वह गुण, पदार्थ कोई भी हो सकता है भाई, हम भी हो सकते हैं, कोई वस्तु भी हो सकती है, यानी किसी पदार्थ या वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें चुंबकीय तथा विद्युत का गुण उत्पन्न हो जाए। ठीक है, किसका गुण उत्पन्न हो जाए? विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो देखिए परिभाषा बनाते हैं, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में, ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा, वैद्युत लिख सकते हैं यहाँ पे, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन, अनुभव कह सकते हैं, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाएगा? वैद्युत आवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या भाई, क्या कहलाएगा? देखिए फिर समझ लेते हैं वैद्युत आवेश क्या है। किसी पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ हो सकता है, जिसके कारण, यानी किसी पदार्थ का कोई गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब भाई ये प्रभाव है क्या? आपने सुना होगा कि किसी ने बिजली को पकड़ लिया, या किसी ने बिजली ने किसी को पकड़ लिया, या बिजली ने किसी को फेंक दिया, या चुंबक ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब वैद्युत आवेश के अंतर्गत आते हैं, किसी पदार्थ के गुण हैं। अब हम लोग आते हैं कि भाई अब ये वैद्युत आवेश है और ये कोई राशि भी है और भौतिक राशि है। कैसी राशि है? ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम और चर्चा करते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना है। देखिए वैद्युत आवेश क्या है? ये एक भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। ठीक है, अब भौतिक राशि आप लोगों ने सुना मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश। ये एक भौतिक राशि है और भौतिक राशि में भी ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? तथा यह एक भौतिक राशि होने के साथ साथ, भौतिक राशि किस कैटेगरी की राशि है, किस श्रेणी की राशि है? यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब देख लीजिए अदिश राशि है। अब सीधी जाहिर सी बात है कि इस राशि का कोई ना कोई मात्रक भी होगा। ठीक है, इस राशि का भाई वैद्युत आवेश है, भौतिक राशि है, साथ में अदिश राशि। अगर पूछा जाए सदिश है कि अदिश है, तो आपको क्या बताना है? अदिश राशि है और इसका मात्रक कूलाम है। क्या है इसका मात्रक? यानी वैद्युत आवेश का मात्रक, इसका मात्रक कूलाम। ठीक है, अब भाई मात्रक है तो जाहिर सी बात है कि फिर विमा भी होगी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? विमा भी होगी। अब आवेश को जो है हम दो रूपों में विभाजित करके लिख सकते हैं, वैद्युत धारा और समय के रूप में। ठीक है, आवेश को अगर हम तोड़ेंगे, यानी उसको अगर हम दो रूपों में विभाजित करके देखना चाहेंगे, दो गुणक रूप में देखना चाहेंगे, तो वैद्युत धारा
गुणे समय, यानी आवेश को हम क्या कह सकते हैं, आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय। अब एक चीज हम लोग ध्यान देते हैं, वैद्युत धारा ये भी भौतिक राशि है, और एक चीज विशेष ध्यान रखते हैं, आवेश व्युत्पन्न राशि माना गया है, ठीक है, मूल राशियों में नहीं माना गया है, आवेश को व्युत्पन्न राशि में माना गया है। चीज विशेष ध्यान रखना, आवेश को व्युत्पन्न राशि में माना गया है, जबकि वैद्युत धारा क्या है, ये मूल राशि माना गया है। और वैद्युत धारा की जो है विमा क्या होती है, अब यहीं से निकाल लेते हैं आवेश की विमा। तो देखिए बहुत आसान से सिंपल समझेंगे साधारण रूप से, आवेश की विमा। तो देखिए अब आवेश की हमें विमा निकालनी है। अब एक चीज यहाँ ध्यान देते हैं, आवेश को लिखते हैं क्यू से, किससे लिखते हैं, धारा को काय से लिखते हैं, क्यों भाई, आई से, ठीक है, और समय को काय से लिखते हैं, टी से। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हमें आई छोटी बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्यू स्मॉल बना लिया है तो टी भी स्मॉल बना लेंगे अपनी सुविधा अनुसार, जो चीज समझें। कैपिटल लेटर में लिखना चाहें तो अलग बात है, लेकिन हमने क्यू स्मॉल ले लिया तो इसलिए स्मॉल लिखेंगे। अब देखिए आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, वैद्युत धारा की बीमा। यहाँ पे सीधा पॉइंट आप समझते हैं कि आवेश की बीमा क्या होगी, वैद्युत धारा की बीमा गुणे, गुणक रूप में क्या ले लेंगे, समय की बीमा। काय की बीमा ले लेंगे, समय की बीमा। अब देखिए वैद्युत धारा काय से भैया, एम्पियर इसका मात्रक है, ठीक है, वैद्युत धारा क्या मात्रक है, एम्पियर है। तो वैद्युत धारा की बीमा को हम ले लेंगे ए, और ये गुणक रूप में ले लेंगे किसको, समय की बीमा भाई क्या लेते हैं, टी। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी। अगर हम और इसे अच्छी तरह लिखना चाहें तो हम जो विमीय रूप होता है एम एल टी ए का रूप जो है, तो एम है नहीं हमारे पास तो एम जीरो हो गया, एल है नहीं एल जीरो हो गया, और टी ए ये हमारी हो गई आवेश की विमा। तो ध्यान देना है, आवेश एक भौतिक राशि है, बहुत अच्छी तरह नोटिस करें आप लोग, यह एक अदिश राशि है, ठीक है, इसका मात्रक कूलाम है। और आवेश को यदि अगर हम गुणक रूप में ऐसे लिख लेते हैं फैक्टर करके, तो आवेश बराबर क्या होता है, वैद्युत धारा गुणे समय। अब इसकी यहीं से बीमा निकाल लेते हैं, बीमा निकालने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा, तो आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, वैद्युत धारा की बीमा गुणे समय की बीमा। तो वैद्युत धारा की बीमा ए और समय की टी, तो मिला के हो गया ए टी, और ए टी को अगर हम एम एल फॉर्म में भी और लिखना चाहें तो एम जीरो एल जीरो टी ए, ये तो हो गई इसकी बीमा। अब आगे और हम देखते हैं कि आवेश का मान कितना है, मतलब एक कह सकते हैं कि आवेश पर, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, वो हम ध्यान देते हैं। तो देखिए इतना स्क्रीनशॉट लेके इसको हम निकाल लेंगे, आप ले लेना, पीछे बैक करके वीडियो आप लोग जो है इसको देख लेना। सोच रहे ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, ज़्यादा लंबा वीडियो देखने में पढ़ने में बच्चों को बोरियत होती है। तो देखिए अब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यहां समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अब आपने देखा भैया इलेक्ट्रॉन तो ऋणात्मक होता है, कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, बराबर माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे, और जब इसको माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ये तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। भाई इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आपने देखो रगड़ा, घर्षण किया भैया, रगड़ा, रगड़ने के बाद ही तो वस्तु आवेशित हुई। पहले अपनी मूल और सामान्य अवस्था में थी, लेकिन जब घर्षण कराया, रगड़ा, तब वस्तु आवेशित हुई। और आवेशित कैसे, जब इलेक्ट्रॉन या तो गया होगा किसी दूसरी वस्तु में या फिर दूसरी वस्तु से आया होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर हमें आवेश जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो है -1.6 गुणे 10 की घात 19 कूलाम होता है। अब भाई इतना ही आवेश, एक शब्द आपने और सुना होगा, प्रोटॉन।
प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो देख लीजिए प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे प्रोटॉन पर आवेश। अब यहाँ पे देखिए माइनस का निशान जो है हमें नहीं लगाना है, क्योंकि ये धनात्मक रहेगा। यहाँ पे माइनस की जगह जो है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आवेश प्लस ई, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात 19। घात नहीं तो घात तो माइनस में ही रहेगी, कूलम। ठीक है, ये हो गया जाके एक प्रोटॉन पर आवेश। अब हम एक चीज और जान लेते हैं कि भाई आवेश का पता कैसे लगा, वस्तुओं को रगड़ने से। ठीक है भाई, पहले थेल्स ने किसको रगड़ा, अंबर। एक चीज और जान लेते हैं, अंबर का रंग कैसा होता है। अगर भाई आपसे क्वेश्चन आ जाए कि थेल्स द्वारा प्रयोग किए गए अंबर का रंग कैसा था, ठीक है, तो आसमान वाला अंबर नहीं बता देना, नहीं सोचो आर्नव अंबर अंतरिक्ष व्योम शून्य ये जो है पर्यायवाची है, तो अंबर नीला था, नीला नहीं बताना है। अंबर का रंग पीला था। कैसा था, यानी जो अंबर का रंग, जो अंबर यूज किया गया था, प्रयोग में लाया गया अंबर, प्रयोग में लाया। अब कोई कहेगा उस समय थे जब अंबर प्रयोग किया गया था, ठीक है, तो उस समय ना हम थे ना आप रहे होंगे, ना आप रहे, केवल ये जो है ऐतिहासिक वर्णन के अनुसार पर, यानी जो हमें ऐतिहासिक जानकारी मिली है किताबों के द्वारा, तो प्रयोग में लाया गया अंबर कैसे रंग का था, अंबर पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। प्रयोग में लाया गया अंबर पीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है, पीले रंग का होता है। तो इसका रंग भी क्लियर हो गया। अब एक चीज ये देखते हैं, थोड़ा एक प्रयोगी सत्यापन कर लेते हैं कि भाई आवेश जो है, आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी विलगित निकाय का आवेश नियत निश्चित रहता है। ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इस चीज को जो है थोड़ा संक्षिप्त रूप में भी समझते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि आवेश को कैसे स्थानांतरित होने की प्रक्रिया क्या है, यानी आने और जाने की प्रक्रिया क्या है। आवेश का भाई कुछ द्रव्यमान भी होता होगा। अब एक चीज ये भी समझ लीजिए कि आवेश जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा कि बढ़ेगा। क्यों भाई, अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि हमने एक प्रयोग करने के लिए, देखिए छोटा सा प्रयोग है, एक कांच की छड़ को लिया, एक कांच की छड़ को लिया और कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा। तो जब रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा, देखिए रगड़ने से पहले कोई इसमें कोई प्रक्रिया नहीं थी, नॉर्मली था। रेशम के कपड़े के साथ जब रगड़ा तो पाया गया कि कांच के इलेक्ट्रॉन, भाई जब तक इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाएंगे नहीं वस्तु आवेशित होगी नहीं, सीधी सीधी बात है, नॉर्मल अवस्था में रहेगी। तो देखिए कांच के कुछ इलेक्ट्रॉन या अधिकांश इलेक्ट्रॉन जो है किसमें चले गए, रेशम के कपड़े में। तो यहां पे हम देख लेते हैं, कांच की छड़ है, कांच की छड़, और यहाँ पे क्या हो गया, रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा। देखिए रेशम का कपड़ा। अब देख लीजिए भाई कि जब रगड़ा, ठीक है, आप लोग भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग ऐसे नॉर्मली ऐसे नहीं महसूस नहीं किया जा सकता। केवल ये आकर्षण तो महसूस किया जा सकता है, आकर्षण प्रतिकर्षण महसूस किया जा सकता है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसको वजन तौलना आपके लिए मुश्किल काम है। ठीक है, अभी क्या है कि इनमें से अधिकांश इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए, रेशम के कपड़े में चले गए। तो ये हो गई ऋण आवेशित। रेशम का कपड़ा जो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चले आए तो पूरी का पूरा कपड़ा कैसा हो गया, ऋण आवेशित हो गया। और जब इसके इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जो है रेशम के कपड़े में चले गए तो फिर कांच की छड़ पर कैसा आवेश आ जाएगा, बताइए भाई, कांच की छड़ पर कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। अब आप ये बताइए कि यहाँ कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन चले गए रेशम के
कपड़े में, तो बताइए इसमें ज्यादा गरुआ कौन हो जाएगा, वजन किसका बढ़ जाएगा। अब पहले से ही कांच गरी होगी, ठीक है, या पहले से कपड़ा गरुआ होगा, वो चीज अलग है। ज्यादा वजन किसमें होगा, यानी द्रव्यमान किसका बढ़ेगा, सीधे सीधे हम समझते हैं द्रव्यमान किसका बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा। ठीक है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है जब इसमें से निकल के गया, एक इलेक्ट्रॉन की कल्पना करते हैं, तो इसमें से निकल के गया रेशम के कपड़े में, तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1093 गुणे 10⁻31। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया भाई 9.10, कितना हो जाएगा भाई 9.1093 गुणे 10⁻31। ठीक है, 93 गुणे 10⁻31 किलोग्राम, इतना इसका द्रव्यमान है। तो जाने कितने सैकड़ों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए होंगे, और जब कई इलेक्ट्रॉन गए होंगे तो इतना इतना द्रव्यमान इसके ऊपर कूद गया होगा जाके, मतलब इसमें समाहित हो गया होगा जाके। तो अब बताइए द्रव्यमान घटेगा किसका और बढ़ेगा किसका, यह समझ लीजिए। तो भाई सीधी सी बात है, जब ये द्रव्यमान जो है उठ के पूरा इसमें कहां चला गया, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कई इलेक्ट्रॉन गए होंगे, गिनना मुश्किल है, कई इलेक्ट्रॉन गए होंगे, तो उनका सबका द्रव्यमान इसमें समाहित हो गया होगा। तो सीधी सी बात है कि इस स्थिति में कांच की छड़ का द्रव्यमान घटेगा और रेशम के कपड़े का द्रव्यमान बढ़ेगा। अब सोचो कि सर जी का आपने तौला है कि कितना बड़ा, तो वही हाल है कि भाई एक आदमी का कोई एक बाल खींच लीजिए और दूसरे आदमी के सर पर रख दीजिए। अब सोचो कि कौन गरुआ हो गया, तौलों के वजन बराबर निकलेगा आदमी का लगभग, क्योंकि उतना सूक्ष्म तराजू नहीं होगा। तो क्या है कि लेकिन जो एक बाल गया दूसरे आदमी के सर पे रख दिया, तो इधर उस बाल के बराबर तो द्रव्यमान कम हुआ होगा, और दूसरे के सर पे जो रख दिया है उसके बाल के द्रव्यमान के बराबर कुछ द्रव्यमान बढ़ा होगा। तो ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें गए रेशम के कपड़े में, तो उनका द्रव्यमान बढ़ा और कांच की छड़ का द्रव्यमान घटा। तो इनको आपस में लगाने के बाद जो है ये आवेश सतह पर उपस्थित हो गए। कहां पर, ये आवेश इनकी सतह पर या इनमें उपस्थित हो गए, यानी इनमें महसूस किए गए। तो कांच की छड़ में कौन सा आवेश महसूस किया गया है, धन आवेश, और रेशम के कपड़े में कौन सा है, ऋण आवेश महसूस किया गया है। ठीक है, यही प्रमाणित हुआ। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छी तरह टॉपिक आवेश का समझ में आया होगा। इसके आगे का अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में समझाएंगे। और हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि पहली क्लास का वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और जितने ज़्यादा स्टूडेंट के पास जा पाएगा उतने ज़्यादा से ज़्यादा वो स्टूडेंट प्रारंभिक जानकारी ले पाएंगे, और प्रारंभिक जानकारी लेने के बाद बढ़ते क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।